हेलो एस्पायरेंट। समसामयिक की घटना सार जो हम पढ़ रहे हैं उसके पार्ट 2 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं मैं। हमने पहले पार्ट में राष्ट्रीय घटनाक्रम पढ़ रहा शुरू किया था। उसी सीरीज को मैं आगे बढ़ाता हूं और हम लोग जो लास्ट टॉपिक पढ़ रहे थे वो टेली डेंसिटी के बारे में था। मैंने आपको बताया था कि टेली डेंसिटी क्या होता है। टेली डेंसिटी के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बताया था कि जो टेलीडेंसिटी है वो निकाली जाती है प्रति 100 व्यक्तियों पर। तो यानी प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की कितनी संख्या है, प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शनों की संख्या क्या कहलाती है और टेलीडेंसिटी कहलाती है। तो प्रति 100 व्यक्तियों पर निकालते हैं। आगे हम इसी में शुरू करते हैं टॉपिक। तो जो दूसरा टॉपिक है इसमें उसको हम शुरू करते हैं वो है मून शॉट परियोजना। मून शॉट परियोजना, मून शॉट परियोजना के बारे में हम शुरू करते हैं। देखेंगे कि परियोजना क्या है। तो मूनशॉट परियोजना जो है ये है क्या, ये आप बस इतना याद रखें कि मूनशॉट परियोजना मस्तिष्क से रिलेटेड है, मस्तिष्क से रिलेटेड है। ये आप याद रखेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, ताकि आपको एक पॉइंट हमेशा याद रहे, वो है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये मस्तिष्क से रिलेटेड। आगे देखेंगे कि इसका डेवलपमेंट किसने किया, यानी इसका विकास किसने किया है, तो किसके द्वारा बनाई गई है, किसके द्वारा शुरू की गई है। तो शुरू की गई भारतीय विज्ञान संस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय विज्ञान संस्थान। और इसी के साथ में एक चीज़ और, वो है प्रतीक्षा ट्रस्ट, यानी दो लोगों ने मिलकर इसको शुरू किया है, प्रतीक्षा ट्रस्ट द्वारा शुरू। अब इसमें होता क्या, ये एक ब्रेन से रिलेटेड है, मैंने आपको पहले बताया। तो जो लोग न्यूरोलॉजिकल समस्याओं के कारण अपने शरीर के अंगों पर नियंत्रण खो चुके हैं उनके लिए बनाई गई है। और इसमें क्या होता है, ये जैसे चिप होती है उस तरह से काम करती है। तो कभी कभी इसका प्रयोग क्या करते हैं, शरीर के अंदर, और कभी कभी बाहर भी लगाते हैं। और इसके साथ ये याद रखना है कि बाई डायरेक्शनल तरीके से काम करती है, यानी द्विदिशीय तरीके से काम करती है। द्विदिशीय या बाई डायरेक्शनल काम करती है, बाई डायरेक्शनल काम करती है, इतना याद रखना है बस हमें। हम दूसरी आगे बढ़ते हैं। तो आगे जब बढ़ेंगे तो हम जो नया टॉपिक पढ़ेंगे वो है नवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा, भारत का स्थान कैसा है, नवीकरणीय ऊर्जा में भारत की क्या स्थिति है। तो नवीकरणीय ऊर्जा के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो एक रिपोर्ट आती है, नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट। नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट। तो नवीकरणीय ऊर्जा सांख्यिकी रिपोर्ट आई है, इसमें बताया गया है कि भारत जो है अब विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है। भारत किस स्थान पर आ गया है? थर्ड पे। भारत थर्ड स्थान पा लिया है। किसको पीछा किया है भारत ने, किसको पीछा? भारत ने ब्राजील को पिछाड़ा है, ब्राजील को पिछाड़ा, ब्राजील को पिछाड़ करके भारत कहाँ है? भारत है तीसरे स्थान पर। अब जो भारत की कुल गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता है तो वो कितनी हुई है? अब टोटल ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि जो देश की कुल 203 गीगावाट बिजली की मांग है, देश में कुल 203 गीगावाट किसकी मांग है? ये मांग है बिजली की, इतनी मांग है। अब इसकी कुल मांग का, यानी ये कुल 203 गीगावाट बिजली मांग है। अब इसका कम से कम कितना? इसका लगभग 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 52% यानी 51.5% जो है ये नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। ये हमें याद रखना कि नवीकरणीय ऊर्जा से लगभग 50% से ज़्यादा है वक्त अब नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। और इसका लाभ क्या मिला? इसका लाभ ये मिला कि जो भारत ने एनडीसी बनाए थे, एनडीसी यानी न्यू डिटरमाइंड गोल, न्यू डिटरमाइंड गोल, तो जो भारत ने बनाए थे वो बनाए थे 2030 के लिए। अब इसमें क्या बनाया था? इसमें बनाया था कि भारत जो है 2030 तक 50% अपनी विद्युत की आवश्यकता का नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करेगा। अब हुआ कि अभी तो 2026 ही चल रहा, तो 2026 में ही भारत ने 51% हासिल किया, यानी ये वाला लक्ष्य भारत ने पूर्ण कर लिया है। ये हमें ध्यान देना है कि इसका ये फायदा मिला है। अब आगे हम देखेंगे कि जो नवीकरणीय ऊर्जा थी इसमें भारत तीसरे स्थान पे था, तो हमें साथ में ये भी देखना कि पहले स्थान पे कौन है। पहले पे है चीन और सेकंड पे कौन है? सेकंड पे है अमेरिका। तो ये दो चीज़ें याद रखनी है इसमें। आगे क्या याद रखना? आगे ये याद रखना है
कि जो सौर ऊर्जा की क्षमता है वर्तमान में कितनी हो गई है। तो वर्तमान में सौर ऊर्जा की जो क्षमता है वह 150 गीगावाट है। यानी अगर सोलर क्षमता शुरू अब पूछी जाए अब कितनी है 2026 में, तो 150 गीगावाट। और अगर पूछे पवन यानी विंड एनर्जी की कितनी है, तो विंड की इस समय है 56 गीगावाट। 56 गीगावाट विंड की है। सोलर की कितनी है, सोलर की है टोटल 150 गीगावाट। तो ये हमें इसमें याद रखना है। ये भी याद रखना कि जो नवीकरणीय ऊर्जा की टोटल क्षमता बताई गई थी आगे, अभी मैंने आपको नहीं बताया, तो बताता हूँ कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है, यानी नवीकरणीय ऊर्जा की जो टोटल क्षमता है वो है 254 गीगावाट। ठीक नहीं, 274 गीगावाट, सॉरी। नवीकरणीय ऊर्जा की टोटल क्षमता कितनी है, 274 गीगावाट। अब इस 274 गीगावाट में से 150 गीगावाट क्या है, 150 गीगावाट आती है कहाँ से, सोलर से। ठीक है, तो ये हो गया सोलर। आगे देखो, आगे क्या आती है, आगे आती है लगभग पवन ऊर्जा से 56। तो 56 गीगावाट कहाँ से आते हैं, वो आती है विंड से यानी पवन से। आगे आगे जो जैव ऊर्जा है यानी 11 किससे आती है, ये आती है जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी, 11 गीगावाट की हो गई। और अगर आगे बढ़ोगे तो आगे देखोगे आप कि जो न्यूक्लियर एनर्जी से आती है वो लगभग 8 आती है, ये आती है न्यूक्लियर से। एक ये हो गया। और देखोगे कि आप एक एनर्जी और है, वो है कि जल विद्युत से कितनी आती है। तो जल विद्युत से जो आती है वो लगभग 52 के आसपास आती है, वो है जल विद्युत से यानी वाटर से। अब इसमें अगर सीक्वेंस कभी पूछ ले तो सबसे पहला कौन होगा, सबसे पहला होगा सोलर। सोलर के बाद कौन आएगा, सोलर के बाद आएगा विंड। विंड के बाद क्या आएगा, विंड के बाद आएगा वाटर। वाटर के बाद क्या आएगा, वाटर के बाद बायो। बायो के बाद क्या आएगा, न्यूक्लियर एनर्जी। ये क्रम हमें याद रखना है, ये है इम्पोर्टेंट। अगर आगे बढ़े इस टॉपिक में तो जो नेक्स्ट टॉपिक पड़ेगा हमारा, वो नेक्स्ट टॉपिक है इसमें, वो है कि क्वांटम के बारे में, यानी क्वांटम मिशन जो हम लोग पढ़ते हैं, नेशनल क्वांटम मिशन। वो क्या है, नेशनल क्वांटम मिशन। अब नेशनल क्वांटम मिशन में हमें क्या पढ़ाया गया कि जो ये किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, तो ये शुरू किया गया है किस विभाग के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, इसके द्वारा शुरू किया गया है। एक चीज ये याद रखनी है। अब इस मिशन की अवधि क्या थी, अगर पूछे अवधि, इसकी अवधि थी 2023 से लेके 23-24 से 2030-31 तक, ये याद रखना है। दूसरी चीज कि अभी ये न्यूज में क्यों है, तो जो अभी न्यूज में है उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम संचार नेटवर्क भारत ने बना लिया है। यानी 1000 किलोमीटर लंबा क्वांटम टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क भारत ने बना लिया है, ये याद रखना, भारत ने बना लिया। तो हमें ये याद रखना है कि इसलिए ये न्यूज में रहा है। आगे कि जो ये मिशन है नेशनल क्वांटम मिशन, ये किस मॉडल पे, तो हब स्पोक मॉडल पे काम करता है, हब स्पोक मॉडल पे काम करता है, ये याद रखना है। आगे हम देखेंगे कि जो इसमें क्वांटम मिशन है इसमें 4 सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी 4 क्षेत्र मिलकर इसमें ज़्यादा काम करते हैं, 4 क्षेत्र मिलकर इसमें काम करते हैं नेशनल क्वांटम मिशन में। अब इसमें है कौन कौन सा, तो याद रखना है। कुछ चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, जैसे पेपर के आप तो याद रखें कि इसमें एक आईआईटी बॉम्बे है, आईआईटी दिल्ली है, और आईआईटी मद्रास है, आईआईटी मद्रास। ये याद रखना कि ये 3 संस्थाएं हैं, तो इसमें से कोई भी संस्था काटनी नहीं है ऑप्शन में कि ये आईआईटी बॉम्बे नहीं हो सकता, दिल्ली नहीं हो सकता, या कुछ नहीं होगा। तो तीनों संस्थाएं इसमें इन्वॉल्व है, ये याद रखना है बस हमें। आगे बढ़ते हैं हम, और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट टॉपिक में क्या पड़ेगा,
नेक्स्ट टॉपिक में हमारा ये पड़ेगा कि जो हम रक्षा निर्यात है वो भारत में रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया है, यानी जो रक्षा का एक्सपोर्ट है, यानी जो एक्सपोर्ट करते हैं हम, इसमें ये हाईएस्ट पे है इस समय अपने भारत के इतिहास में, आज तक इससे ज़्यादा नहीं हुआ था, तो ये हाईएस्ट पे है। अब ये कितना बढ़ा है ये याद रखना, ये बढ़ा है 66%, यानी एग्जैक्ट क्या है, एग्जैक्ट तो है 66.66, नहीं 62.66 है, सॉरी 62.66% जो है इसमें वृद्धि हुई है, ये याद रखना है हमें। वृद्धि कितनी हुई है, तो 62.66% की वृद्धि हुई है। ये हो गया। आगे हम देखेंगे, अगला क्या देखेंगे, अगला देखेंगे कि जो नेक्स्ट है वो है कि चंबल जो वन्य जीव अभयारण्य है, चंबल अभयारण्य जो है ये कहाँ है। तो चंबल नाम सुन के तो आपको नाम बन गया राजस्थान, ये तो मध्य प्रदेश। तो ये 3 क्षेत्रों में विस्तारित है, यानी राजस्थान, एमपी और यूपी, ये याद रखना है हमें, राजस्थान, एमपी और यूपी में है। ठीक है, आगे देखता हूँ। आगे हम देखते हैं कि जो सिंधु नदी हरित गलियारा बनाया जा रहा है, क्या बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर, सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है। अगर ये पूछ ले कहाँ बनाया जा रहा है, तो इसका सिंपल सा ऑप्शन है लद्दाख में बनाया जा रहा है। ठीक है, एक चीज। दूसरी चीज क्या है, एक परियोजना शुरू की गई है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्पितुक, स्पितुक फारका। अब ये कहाँ शुरू की गई, ये शुरू की गई सिंधु नदी के तट पर, सिंधु के तट पर शुरू की गई है, याद रखना पहली चीज। दूसरी, सिंधु के तट पर कहाँ पर, तो ये लद्दाख में, ये याद रखना कि लद्दाख में है। ठीक है, अब इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, योजना स्पुतिक फारका है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कि जो लद्दाख में ग्रीन कवर को बढ़ाना है, और ग्रीन कवर को बढ़ा के 5% तक करना है, यानी ग्रीन कवर बढ़ाना है और उसे कितना करना है, उसे 5% करना है। और एक चीज कि जो बंजर भूमि है उसकी पुनर्स्थापना करना है, यानी बंजर भूमि पुनर्स्थापित करनी है, ये चीज हमें याद रखनी है इसमें। और क्या करना है, और करना है कि जो कोल्ड डेजर्ट है उसका रिस्टोरेशन करना है, कोल्ड डेजर्ट रिस्टोरेशन। अब ये सवाल हो सकता है ना पूछा जाए तो डायरेक्ट ये बोले कोल्ड डेजर्ट कहाँ है, तो ये भी याद होना चाहिए। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि भारत में एक इसमें प्रयास चल रहा है, वो चल रहा है हाइड्रोजन चलित ट्रेन का, इसके बारे में प्रयास किया जा रहा है। तो ये ट्रेन जो है कहाँ चलेगी, कहाँ चलेगी, तो चलेगी हरियाणा में, एक चीज पहली। दूसरी चीज, हरियाणा में कहाँ किसके किसके बीच में चलेगी, तो चलेगी जींद और जींद टू सोनीपत, इसके बीच में। अब ये बना कौन रहा है, यानी इसका विकास कौन करेगा, इसका विकास करेगा इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई जाएगी। ये कहाँ है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, है चेन्नई में। ठीक है, ये इतना याद रखना है हमें। और ये किस मैकेनिज्म पे काम करेगी, तो वो है फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करेगी, फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। दूसरी और पहली चीज, मतलब ये तो एक चीज हो गई कि किस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी वो। आगे क्या याद रखना, आगे हमें याद रखना है कि इसकी जो कुल क्षमता है वो कितनी है, हाइड्रोजन चलित जो ट्रेन बनाई जा रही है इसकी कुल क्षमता कितनी है, इसकी कुल क्षमता है 2400 किलोवाट, 2400 किलोवाट इसकी कुल क्षमता है, ये याद रखना है। और ये जो ट्रेन हाइड्रोजन से चलती है तो यानी मतलब ये जीरो एमिशन करेगी, ये जीरो एमिशन करेगी, ये याद रखना है। आगे बढ़ता हूँ मैं, आगे बढ़ूँ तो आगे एक टॉपिक और मिलेगा, वो टॉपिक मिलेगा हमें कि जो अभी जर्मनी से क्या आए थे, जर्मनी के चांसलर आए थे अभी भारत की यात्रा पे, तो उनका क्या नाम था, तो जो जर्मनी के चांसलर हैं वो भारत यात्रा पे थे, उनका तो नाम था फ्रेडरिक मर्ज। ये याद रखना कि फ्रेडरिक मर्ज जो है जर्मनी के चांसलर थे। ठीक है, तो अब ये क्या कि अहमदाबाद में, अब ये आए यहाँ तो इन्होंने अहमदाबाद में दूतावास की स्थापना की, अहमदाबाद में एक दूतावास की स्थापना की गई है, ये याद रखना है हमें। ठीक है, आगे आगे याद रखना कि यूएई के जो अभी हाल ही में यूएई के जो राष्ट्रपति हैं
शेख मोहम्मद बिन जायद वो भारत आए। तो जब भारत आएंगे तो कुछ समझौते होंगे। अब समझौते क्या हुए? समझौता हुआ सेपा का, सेपा का समझौता हुआ भारत और यूएई के बीच, ठीक है। दूसरी चीज कि यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक, यानी यूएई का फर्स्ट अबू धाबी बैंक ये भारत में खोला जाएगा, अबू धाबी बैंक। अरे खुलेगा कहाँ? ये खुलेगा गुजरात की जो गिफ्ट सिटी है वहां पर, गुजरात गिफ्ट सिटी में खुलेगा। ये याद रखना है हमें बस, इस इंफॉर्मेशन में इतना याद रखना है, आगे कुछ नहीं याद रखना। इसके अलावा और जो एक और चीज़ है कि एक वो बनाया जाएगा हाउस ऑफ इंडिया। तो ये हाउस ऑफ इंडिया कहाँ बनाया जाएगा? ये अबू धाबी में बनाया जाएगा, ये अबू धाबी में बनाया जाएगा। ये याद रखना कि अबू धाबी में क्या बनेगा? हाउस ऑफ इंडिया। और जो फर्स्ट अबू धाबी बैंक है ये कहाँ खुलेगा? ये गुजरात में खुलेगा। ये दो चीज़ें इस टॉपिक से हमें तैयार करने हैं। आगे अगर हम तैयार करें नेक्स्ट टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक में क्या तैयार करना है? वहाँ ये तैयार करना है हमें कि जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है तो उसका उद्घाटन किया गया है। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान का जो उद्घाटन किया गया है वो किया कहाँ गया है? वो किया गया विशाखापत्तनम में। तो बस इतना याद रखना कि कहाँ पे किया गया, तो यंडेडा गांव, ऋषिकोंडा, विशाखापत्तनम। यंडेडा गांव, ऋषिकोंडा, विशाखापत्तनम। यहाँ क्या किया गया है? यहाँ पे किया गया है कि जो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान है इसका एक केंद्र है, क्षेत्रीय केंद्र की स्थापना की गई है। तो ये याद रखना है बस ये, ठीक है। ये हो गया। आगे अगला टॉपिक है कि यूनेस्को ने कुछ चीज़ें संभावित सूची में शामिल कर ली। यूनेस्को जो मान्यता देता है तो इसने कुछ चीज़ें क्या की हैं? भारत की संभावित सूची में शामिल की हैं। जैसे लिविंग रूट ब्रिज, लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ है? ये है मेघालय में। पहली चीज़ हमें याद रखनी है। अब दूसरी चीज़ क्या याद रखनी है? दूसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो है डायमंड ट्रायंगल। डायमंड ट्रायंगल को शामिल किया गया है संभावित सूची में। अब ये डायमंड ट्रायंगल है क्या? ये इंपॉर्टेंट है। डायमंड ट्रायंगल क्या है? इसमें तीन चीज़ें आती हैं। पहली चीज़ ये है कहाँ? अगर सिर्फ एक राज्य पूछे तो है उड़ीसा। पहली चीज़ ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये है इंपॉर्टेंट। तो डायमंड ट्रायंगल कहाँ है? उड़ीसा। अब इसमें तीन चीज़ें कौन कौन सी तीन चीज़ें जो इसमें शामिल हैं? वो एक शामिल है इसमें रत्नागिरी, रत्नागिरी। एक शामिल है उदयगिरी। तीसरी चीज़ शामिल है इसमें ललितगिरी। ये है बौद्ध स्थल। तो इन तीनों का ट्रायंगल मिलाया गया है और इसको कहते हैं डायमंड ट्रायंगल। ये है उड़ीसा में। अब रत्नागिरी को, रत्नागिरी किस लिए फेमस है? रत्नागिरी फेमस है कीमती रत्नों की पहाड़ी से। यहीं इसे कहते हैं कीमती रत्नों की पहाड़ी, ये याद रखना है। उदयगिरी, अब उदयगिरी को क्या कहते हैं? उगते सूरज की पहाड़ी, उगते सूरज की पहाड़ी। ये किसे कहते हैं? उदयगिरी को। और ललितगिरी को क्या कहते हैं? जो ललितगिरी है, ललितगिरी को कहते हैं लाल पहाड़ी। तो दो चीजें, गोल्डन डायमंड ट्रायंगल शामिल किया गया, लिविंग रूट ब्रिज शामिल किया गया। लिविंग रूट ब्रिज कहाँ है? मेघालय में है। और ये किसके द्वारा बनाया जाता है? जो वहाँ के खासी और जैंतिया समुदाय है, खासी और जैंतिया, उन लोगों के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना है। आगे आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि ग्रीन यूरिया प्लांट बनाया गया है, भारत का पहला फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट। ये कहाँ खोला गया है? फर्स्ट ग्रीन यूरिया प्लांट ये कहाँ खोला गया? आंध्र प्रदेश में खोला गया है। आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कहाँ? पुडी मडाका, ये याद रखना स्थान का नाम, पुडी मडाका। पुडी मडाका में खोला गया है ये पहला, इसको याद रखना है। और इसमें कोई चीज़, अब इसमें ये याद रखेंगे कि जो अमोनिया कैप्चर की गई CO2 का प्रयोग करके बनाई जाएगी, जो रिन्यूएबल अमोनिया है, इसमें कैसे बनेगी? ये जो ग्रीन यूरिया कैसे बनेगी? तो ये अमोनिया प्लस कैप्चर CO2 का प्रयोग करके बनाएंगे। ये हो गया। आगे देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट में देखेंगे कि जो
अभी डीआरडीओ का एक सागर मैत्री मिशन है, ये क्या है? सागर मैत्री मिशन, ये किसका है? डीआरडीओ का है, प्लस भारतीय नौसेना। डीआरडीओ प्लस भारतीय नौसेना का एक मिशन है। अब इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है जो एम इसका क्या है? इसका एम है जो इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन है, इंडियन ओशियन रिम जो बनाया गया था, इसके 8 देश शामिल, इसमें 8 देशों के साथ वैज्ञानिक सहयोग करना है। इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन के 8 देशों के साथ क्या करना है? वैज्ञानिक सहयोग करना है। ठीक है, ये हो गया एक चीज। दूसरी चीज कि जो 8 देश हैं वो हैं कौन कौन से, ये याद रखना है। वो 8 देश है: ओमान, मालदीव, तीसरा श्रीलंका, चौथा थाईलैंड, पांचवा मलेशिया, छठा सिंगापुर, सातवां इंडोनेशिया, आठवां म्यांमार। ये देश हैं। आगे अगला है कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में जो जज हैं पारदीवाला, यानी जेबी पारदीवाला और आर महादेवन, इन दोनों की बेंच ने मिलकर एक फैसला सुनाया। वो फैसला क्या सुनाया? वो फैसला सुनाया कि जो मासिक धर्म स्वास्थ्य है, मासिक धर्म यानी जो महिलाओं में मासिक धर्म है, इसको क्या बनाया? इसको बताया कि आर्टिकल 21 के अंतर्गत मौलिक अधिकार है, ये याद रखना है। आर्टिकल 21 के अंदर अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, ये तो इंपॉर्टेंट है कि किस केस में बताया है। उस केस का नाम क्या? वो केस है डॉक्टर जया ठाकुर वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार के खिलाफ जो मामला, उसमें यह शामिल किया गया है। बस ये सीरीज आज की मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ।